हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और आपने मूल अधिकार की सीरीज में पढ़ लिया होगा। मैंने आपको स्वतंत्रता के अधिकार तक पढ़ा दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो अगला अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ध्यान समझ लीजिए, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो तीसरा मूल अधिकार दिया गया दोस्त वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे अनुच्छेद 23 और 24 में रखा गया है। इसे किस में रखा गया है? अनुच्छेद 23 और 24 में। तो आइए जरा देखते हैं ये क्या है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद में 23 में क्या कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि ध्यान रखिए यहां पर जो है आपका बंधुआगिरी जैसे काम है, बंधुआगिरी है या बेगारी करवाना, बेगारी या तस्करी करवाना, ये सब पर क्या है? प्रतिबंध। ये सब पर क्या है? प्रतिबंध है, आप नहीं करवा सकते। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है 23 से 24 अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? तो बंधुआ बेगारी, बंधुआ मतलब किसी को आप अपने यहाँ काम करवा रहे हैं और सैलरी नहीं दे रहे हैं, उसका कोई कर्ज वगैरह लिया अगर, तो उसके बदले आप उसके निरंतर काम करवा रहे हैं, तो ये बंधुआगिरी हो जाएगा। बेगारी मतलब है काम करवा लेना, पैसा मत देना। तस्करी हो जाती है बहुत। कई जो है आपका कम आयु के बच्चे होते हैं जिनको तस्करी करके विदेशों में भेज दिया जाता है, ट्रीटमेंट करके, वो जल्दी वयस्क दिखें, 18 प्लस के दिखें। तो ये सब पर प्रतिबंध। ये क्या है? एक तरीके का शोषण। आप काम करवाएं, पैसा मत दें, तस्करी करके जो है आपको शोषण करें। ठीक है। तो बंधुआ बेगारी तस्करी ये सब पर क्या है? प्रतिबंध लगाया गया है। समझ में आ रही बात? अनुच्छेद 23 ये कहता है। क्लियर? आइए आगे देखिए दोस्त, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन करने पर क्या है? बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध कहने का मतलब क्या है? तो बाल नियोजन यानी कि बेटा यहाँ बोला गया है कि 14 वर्ष से पहले, 14 वर्ष से जो 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, ठीक है, 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनसे जो है आपका वहां खतरनाक जगहों पर काम नहीं करवाना है। ठीक है। यानी 14 साल के जो बच्चे हैं, उनसे कम उम्र के बच्चे जो हैं, उनसे आप काम नहीं करवा सकते। कुछ जगहों पर काम हो सकता है, मजबूरी पर भी काम करता है लोग, जैसे कि होटल में प्लेट वगैरह हो गया या कहीं छोटी मोटी शॉप पर काम करना। खतरनाक जगहों पर नहीं काम करवाना है। जैसे इसमें खतरनाक जो जगह है, कैसी जगह काम नहीं करवा सकते आप? जैसे खतरनाक जो स्थल है, जैसे कि कोई खदान है, क्या है, जैसे कोयले की कोई खदान हो बहुत दूर तक, तो उसको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि कालीन उद्योग हो गया, केमिकल से जो आपका कालीन उद्योग जो है आपका कालीन बनाने में, ठीक है, या कोई रासायनिक जो है आपका कारखाना है, कोई रासायनिक क्या है, कोई केमिकल फैक्ट्री है, वहां नहीं लगा सकते, है ना। तो ये सब जो है आपका जगहों पर आप बाल नियोजन नहीं कर सकते, यानी 14 वर्ष से बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 में कहा गया बंधुआ बेगारी तस्करी पर प्रतिबंध है, नहीं करवा सकते आप। अनुच्छेद 24 कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं 14 वर्ष से, उनको खतरनाक जगह में काम नहीं करवाना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आइए आगे चलते हैं। अगला ध्यान समझिए, अगला जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान रखिए, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो आइए जरा समझ लेते हैं क्या है दोस्त 25 से 28। तो ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद जो 25 है वो क्या कहता है? तो ध्यान समझिए, अनुच्छेद 25 कहता है कि धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता है।
धार्मिक अंतःकरण की क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक अंतःकरण की क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। समझ में आ रही बात। धार्मिक अंतःकरण स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको जो है आपका स्वतंत्रता है अपने रीति रिवाज। धार्मिक अंतःकरण का मतलब होता है रीति रिवाज। क्या, रीति रिवाज, तो उसकी स्वतंत्रता है। जैसे रीति रिवाज है किसी जो है आपका रीति रिवाज या प्रचार करने की, है ना, प्रचार या प्रसार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। प्रचार या प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रचार या प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, रीति रिवाज प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई। धार्मिक अंतःकरण का मतलब यही होता है। समझ में आ रही बात। जैसे रीति रिवाज की हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो ध्यान समझिए। जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हिजाब पहनते हैं, उसमें महिलाएं जो बुर्का पहनती हैं, हिजाब, है ना। जैसे अगर हम बात करें हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो जैसे सिंदूर, महिलाएं सिंदूर जो है आपका लगाती है ना। जैसे अगर मैं बेटा बात करूं सिख दोस्त, अगर हम सिख धर्म की बात करें तो यहाँ कृपाण धारण करना, एक छोटी जो है आपका कृपाण, एक जो छोटी तलवार रहती है, इसको जो है आपका धारण किया जाता है। समझ रहे हैं बात। तो अलग अलग धर्म को अपने रीति रिवाज प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 के तहत। समझ में आ रही बात। धार्मिक अंतःकरण है। आइए आगे समझते हैं। आइए जरा आगे समझते हैं। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। उसमें क्या कहा गया है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है। धार्मिक कार्यों क्या है, प्रबंधन। यानी कहने का मतलब आप समूह में जो है आपका धार्मिक कार्य कर सकते हैं। समूह में कोई भी धार्मिक कार्य आप सामूहिक जो है आपका धार्मिक कार्य किया जा सकता है। सामूहिक धार्मिक कार्य हो सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो जैसे नवरात्रि का पर्व है, नवरात्रि का पर्व किसमें होता है, समूह में, है ना। जैसे एक जो है आपका समूह में है, जैसे एक जो है आपका दुखद जो आपका घटना है मुहर्रम में भी किसमें होता है, समूह में ही तो होता है। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे पंजाब में बहुत सारे ऐसे जो है आपका कार्यक्रम है जिसमें हमें क्या है कि समूह में जो है काम करना पड़ता है, तो उसकी भी स्वतंत्रता है। कहीं भी आप ग्रुपिंग करके अपना धार्मिक कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 आपको अधिकार देता है। ठीक है, आइए आगे समझिए। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 क्या कहता है, ध्यान समझिए इधर। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि जितने भी ध्यान रखिएगा, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी क्या हैं, धार्मिक स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन पर जो आपका जो धन आता है वो टैक्स फ्री रहेगा। वो क्या रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। वो क्या रहेगा, टैक्स फ्री। जितने भी धार्मिक स्थल चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, इस पे जो धन आता है दोस्त वो क्या है, टैक्स फ्री है। उस पर टैक्स नहीं लगता। मंदिर में जितना पैसा आएगा, चर्च में जितना पैसा आएगा, सिख के गुरुद्वारा में जितना पैसा आएगा, इस पे जितना भी पैसा आ जाए टैक्स फ्री, टैक्स लगेगा ही नहीं। समझ रहे हैं। इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। कई नेता या फिर जो आपका ब्लैक मनी को व्हाइट भी किया जा सकता है यहाँ से। समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो धार्मिक स्थल पर जो धन आता है वो टैक्स फ्री होता है। चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, जितने भी धार्मिक, ठीक है, वहां जो पैसा आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर सरकारी खर्चे से, धार्मिक स्थलों पर सरकारी खर्चे से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। यदि किसी भी धार्मिक स्थल पर बहुत सारा पैसा सरकार दे रही बनाने के लिए,
तो उस स्थल पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। जैसे मस्जिद बनवाने के लिए पैसा दे सरकार, तो वहां पर इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे मंदिर बनाने के लिए पैसा दे सरकार, तो वहां पर आप गीता या फिर जो है वेदों को पढ़ाना मत शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो आपको क्या कहा गया है, धार्मिक स्थलों पर सरकारी खर्चे से धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। यानी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, यानी यही चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, यहाँ पर आप पैसा अगर सरकार दी है तो उससे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, क्लियर। ये जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था वो 25 से 28 तक था। आइए आगे चलते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, समझते हैं आगे। आइए आगे समझते हैं दोस्त। 29 और 30, 29 से लेकर 30 अनुच्छेद जो है, इसमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये आपका पांचवा जो आपका मूल अधिकार है, ठीक है। आइए दोस्त देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें समझिए, इसमें अनुच्छेद जो आपका है, अनुच्छेद जो 29 है, ये क्या कहता है, तो ध्यान समझिए। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। यानी कहीं पर अगर कोई माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब समझिए इस तरीके, जैसे 100 भेड़ है, उसमें एक बकरी डाल दीजिए, बकरी क्या हो जाएगी, माइनॉरिटी हो जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में सिख धर्म बहुत कम है, तो वो माइनॉरिटी है, क्या है, माइनॉरिटी में चला जाएगा, है ना। जिसकी संख्या कम वो अल्पसंख्यक। तो यहाँ उनके हितों की रक्षा बात की गई है, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं। तो यहाँ रक्षा कैसे करनी है, तो यहाँ पर बोला गया है कि धर्म के आधार पर, है ना, जाति के आधार पर, या फिर जो है आपका जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, है ना, जन्म स्थान के आधार पर उनको किसी भी संस्थान से, किसी भी संस्थान में उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। समझ रहे हैं आप। धार्मिक जितने भी बेटा शिक्षा संस्कृति अधिकार 29 से 30 तक है। तो दोस्त अनुच्छेद 29 में क्या लिखा है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। कहने का मतलब है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, समझ रहे हो, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी संस्थान में। अगर वो माइनॉरिटी है, जैसे कोई सिख धर्म का है, किसी भी स्कूल में पढ़ना चाहे, तो उसको ये नहीं कह के भगा दिया जाएगा कि आप सिख धर्म के माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक यहाँ नहीं पढ़े, ऐसा आप नहीं कह सकते, ठीक है। यदि जैन धर्म का कोई आ जाता, दिगंबर स्वतंबर स्वतः कपड़ा पहन के आ जाता, ड्रेस कोड अलग रहता, आप उसको हटा नहीं सकते, उसको संस्थान में आपको अलाउ करना पड़ेगा, भेदभाव नहीं किया सकता। किसके आधार पर, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। ये हितों की रक्षा किसकी, अल्पसंख्यकों की, किसकी, अल्पसंख्यक। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखूं तो उत्तर प्रदेश में बेटा सिख जो आपका है, सिख धर्म के लोग क्या हैं, अल्पसंख्यक। सिख धर्म के लोग क्या हैं, अल्पसंख्यक में आएंगे, क्योंकि इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में कम है, ध्यान रखिएगा। सिख धर्म के लोग यहाँ किस में आएंगे, अल्पसंख्यक में आएंगे, ठीक है। इन्हीं के हितों की रक्षा बात की जा रही है कि इनको कहीं भी पढ़ने लिखने जो है, घूमने फिर सब ये भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण के साथ आप समझें। आइए आगे देखिए, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 जो है वो क्या कहता है, तो समझिए इधर। अनुच्छेद 30 कहा गया है कि अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो अपना निजी संस्थान खोल सकते हैं, निजी संस्थान खोल सकते हैं, निजी संस्थान क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है। अगर अल्पसंख्यक चाहें, यानी जिनकी संख्या कम है, अगर अल्पसंख्यक चाहें तो अपना निजी संस्थान खोल सकते हैं। सरकार उनको धन उपलब्ध करवाएगी, सरकार धन उपलब्ध करवाएगी, ठीक है, सरकार उनको धन उपलब्ध करवाएगी। समझ में आ रही बात आपको दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया, अल्पसंख्यक निजी संस्थान खोल सकते हैं। अगर कहीं आप पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हैं उनको, या उनके धर्म जाति के आधार पर बात है, तो खोल सकते हैं अपना खुद का संस्थान, सरकार उनको क्या करेगी, धन उपलब्ध करवाएगी। बात क्लियर हो रही है। ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है जो अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया। कोई दिक्कत आपको नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे। समझिए इधर, अगला जो अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद
31, अनुच्छेद 31 जो है वो रद्द है, इसको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, तो इसमें संपत्ति का अधिकार था। इसमें किसका अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था। संपत्ति का अधिकार जो है आपका, कहीं बसे तो कह दें ये हमारी जमीन है, जैसे नीरज सर हैं, ये कहीं आप जाएं और बोले कि हमारी जमीन ये, आज से मैं 2 साल से रह रहा हूं यहाँ किसी की जमीन पर, तो ऐसा नहीं होगा ना। संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया है, रद्द कर दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, और इसे अनुच्छेद 300 के का में रख दिया गया, अनुच्छेद 300 के का में, अनुच्छेद 300 के का में रख दिया गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार। इसको समाप्त यानी रद्द कब किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको रद्द किया गया है 44वां संशोधन, 44वां संशोधन 1978, 1978। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मोरारजी देसाई थे। वो कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को पूरी तरीके से रद्द कर दिया, इसको कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के का में रख दिया। कोई पूछे संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार, ये कहाँ है, 300 का में है, और इसमें था। ठीक है, इसे खत्म कर दिया गया है 44वां संशोधन 1978 में। ठीक है, और इसमें पीएम कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे, पीएम मोरारजी देसाई थे। पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान समझिए इधर। इसमें जो लास्ट आपको मूल अधिकार मिला है वो संवैधानिक उपचार है। वो क्या है, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक जो उपचार दिया गया है, संवैधानिक उपचार, ये अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक है, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक है। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा। किसने कहा था यह कथन, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान के फादर माने जाते हैं, इन्होंने क्या कहा था, ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं संवैधानिक उपचार के जो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ध्यान समझिए दोस्त इधर। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में क्या है, तो इसमें रिट्स हैं। इसमें क्या है, रिट्स हैं। रिट्स का मतलब क्या होता है, आदेश। रिट्स का मतलब क्या होता है, आदेश। रिट्स रखी गई है। ठीक है, इनकी संख्या 5, इनकी संख्या क्या है, 5। रिट्स जो आपका लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से। पहले वहां रानी के पास समस्या ले जाते थे लोग, और एक तरीके का वो आदेश देती थी, रिट्स कहलाया। ठीक है, रिट्स की संख्या कितनी है, तो 5। रिट्स की संख्या कितनी है, 5, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिट्स की संख्या 5 है, क्लियर। और रिट्स जो आपका 5 है वो 5 देख लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, रिट्स जो आपका कहाँ रखे गए, अनुच्छेद 32 में, संख्या कितनी है, 5। इनको निकालता कौन है, निकालने की शक्ति किसके पास है, रिट्स निकालने की शक्तियां किसके पास है, तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति अनुच्छेद 139 के तहत है, अनुच्छेद 139 के तहत है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के पास 139 अनुच्छेद के तहत शक्ति है कि वो रिट निकाल सकता है। ठीक है, और हाई कोर्ट के पास ध्यान रखिएगा 226 अनुच्छेद के तहत शक्ति दी गई, 226 अनुच्छेद के तहत शक्ति दी गई। रिट निकालता कौन है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों निकाल सकते हैं, जहां आप पास पड़ता है वहां जा सकते हैं आप। ठीक है, ये जो आपका पांचों की पांचों जो रिट्स हैं उनको आइए जरा समझ लेते हैं। ठीक है, आइए जरा समझ लेते हैं जो पांचों पांचों रिट्स दी गई है। ठीक है, ध्यान समझिए इधर। पहला जो इसमें का पहला जो आपका रिट्स है उसको बोलते हैं हाइबेस कॉर्पस। पहली जो रिट का नाम क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में हाइबेस कॉर्पस बोलते हैं। पहली रिट की नाम क्या है, तो हाइबेस कॉर्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाइबेस कॉर्पस। इसमें होता क्या है, तो ध्यान रखिए, जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जाता है,
गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जाता है तो ये रिट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, जब बेटा जब किसी को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है, जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है तो कौन सी रिट निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निकलवा सकते हैं, बंदी प्रत्यक्ष की जांच होगी। अगर गैर कानूनी रूप से होगा तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार करने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरा इसमें जो है ध्यान रखिएगा वो है परमादेश। दूसरी रिट का नाम क्या है? वो है परमादेश। इसे इंग्लिश में मैंडमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडमस। आइए जरा समझते हैं क्या है। तो परमादेश कब निकलती है? जब जो है बेटा जब जो सरकार के जो प्राधिकारी है, जो सरकार के प्राधिकारी या अधिकारी, ठीक है, सरकार के प्राधिकारी या अधिकारी कह लीजिए, अधिकारी है, वो अपने कर्तव्य का पालन न करे, अपने कर्तव्य का पालन न करे, अपने कर्तव्य का पालन न करे। ठीक है, यदि आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन बार बार जा रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, सरकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य कर ही नहीं रहा है ना, तो आप रिट निकलवा सकते हैं परमादेश। फिर कार्रवाई इन सरकारी कर्मचारी महोदय के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है इनकी जॉब भी चौपट हो जाए। बात समझ रहे हैं? आप पढ़ेंगे तब तो जानेंगे ना। आइए दोस्त, समझ में आई बात? बंदी प्रत्यक्षीकरण जब गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया हो, और परमादेश जब सरकार या का कोई प्राधिकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ना करे। ठीक है, आइए तीसरा समझ लेते हैं। इसमें जो तीसरी रीट है, तीसरी रीट का जो है नाम क्या है? तो इसमें तीसरी रीट है वो है प्रतिषेध। वो क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है? इसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रतिषेध का मतलब क्या है? इसमें जब जो है आपका जब अधीनस्थ न्यायालय ध्यान रखिएगा, जब जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में समझते हैं आप, जो लोअर कोर्ट है, क्या है? लोअर कोर्ट, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हैं। लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट मतलब जिसे जिला न्यायालय कहा जाएगा। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करें, अपने अधिकार क्षेत्र से क्या हो? बाहर कार्य करें, बाहर कार्य करें। जब बाहर कार्य करेंगे, ठीक है, कोई भी कोर्ट है यानी अधीनस्थ न्यायालय, अगर ये अपने शक्ति से जो है अपनी इनको जितना भी शक्ति दी गई सुनवाई के लिए, उससे बाहर अगर काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर प्रतिषेध लगा सकता है, यानी रुक जाता है। ध्यान रखिएगा, जब कोर्ट बाहर अपने अधिकार से काम करेगा तो यहाँ जो है आपका कार्यवाही रुक जाती है। यहाँ क्या होता है? कार्यवाही रुक जाती है। जो भी कार्यवाही होगी वो कार्यवाही रोक देगा। जिला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध निकलवा क्या किया जा सकता है? इसको रोका जा सकता, रोक देता ऑटोमेटिक। ठीक है, चौथा समझिए। चौथा जो है, चौथा कौन सा रीट है? वो है आपका, ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण। वो कौन सी है? उत्प्रेषण। चौथी रीट क्या है? उत्प्रेषण है। चौथी रीट उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है? तो सेम होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? इसमें भी जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करे, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करे, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करे, समझ रहे हो? और गंभीर कोई मामला हो, कोई भी छोटे जो न्यायालय हैं यानी जो लोअर कोर्ट्स हैं बाहर काम करें, या तो ध्यान रखिएगा वो मामला तो रुक जाता। वो मामला क्या होगा? जो भी केस चल रहा होगा, वो जो है आपका उसकी कार्यवाही रुक जाती है। उसकी क्या होती है? कार्यवाही रोक दी जाती है। कार्यवाही रोक दी जाती है। समझ में आ रही बात आपको? कार्यवाही यानी कि प्रतिषेध में तो कार्यवाही रुक जाती है, उत्प्रेषण में अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार से बाहर काम करके कार्यवाही रुक जाती है। इतना तो दोनों बराबर दिख रहा है। इसमें अलग क्या है? उत्प्रेषण में तो मामला जो होगा वो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। मामला कहाँ चला जाता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। समझ रहे हैं? प्रतिषेध में कार्यवाही रुक जाती है, लेकिन उत्प्रेषण में कार्यवाही रुकने के साथ साथ मामला कहाँ चला जाता है?
सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। बात क्लियर हो रही है? आइए, इसके बाद जो रीट है पांचवी, उसका नाम है अधिकार परीक्षा। उसका नाम क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो आपका रीट है, इसमें क्या होता है, ध्यान रखिए, जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद का इस्तेमाल करे, यानी सरकारी पद का इस्तेमाल प्रयोग करे, ठीक है, उस पे विराजमान हो साहब, ठीक है, गैर कानूनी रूप से, यानी भर्ती निकली थी दरोगा साहब की, दरोगा जी ने जो है बिना एग्जाम दिए मेरिट में नाम आ गया और बैठ गए पद पर दरोगा जी। तो दरोगा जी अगर बैठ गए, पड़ोसी जात का कह सकता है कि ये तो घूस से जो है आपका हो गया, नौकरी ले लिया। तो चेकिंग होगी, पहले क्या होगी? चेकिंग। उसके लिए रीट आपका कौन सा है? को वारंटो, इसे इंग्लिश बोलते हैं को वारंटो। अधिकार परीक्षा कब निकलती है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रीट निकाल सकता है। कब निकाली जाएगी? जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सरकारी पद का दुरुपयोग करता है, ठीक है, या उस पद पर आके विराजमान हो जा रहा है। क्लियर हो रही है? जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल में समझ लीजिए। जैसे कोई जो है आपका, जैसे कि कोई, ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे कोई जो है आपका धन के बदले सरकारी नौकरी मिल गई है, धन के बदले किसी को, एग्जाम्पल, धन के बदले अगर सरकारी नौकरी पा गया, सरकारी नौकरी पा गया, तब भी ये रीट निकाली जा सकती है, ठीक है, क्योंकि उसने गैर कानूनी रूप से सरकारी पद इस्तेमाल किया, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये 5 रीट थी। कितनी रीट थी? 5 रीट थी। और जो किसमें दे रखे हैं? अनुच्छेद 32 में। किसमें दे रखा था? अनुच्छेद 32 में। समझ रहे हैं आप? अनुच्छेद 32 में, ठीक है। आइए जरा समझिए, इसके आगे जो है वो अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 33 में क्या क्या कहा गया? तो यहाँ मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। सीमित मतलब कम कर दिया गया है कुछ लोगों के लिए। मूल अधिकारों को सीमित किया गया कुछ लोग, जैसे कोई विदेश में रहने वाले कोई राजदूत है ना, भारत की एम्बेसी में काम करने वाले लोग हैं, उनके मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। हर चीज उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, जैसे खुफिया विभाग में काम करने वाले, खुफिया जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी जो आपका काम कर रही है, ठीक है, इनके मूल अधिकार सीमित हैं। जैसे कि हमारे यहाँ है ही एक रॉ है, और जैसे एक आईबी काम करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आपका है, ये जैसे आपका है, तो इनके मूल अधिकार क्या है? सीमित है। मूल अधिकार सीमित है। बात समझ रहे हैं आप? तीसरा, इसमें जो आपका बेटा अगला अनुच्छेद है, अगला अनुच्छेद 34। अगला अनुच्छेद कौन सा है? 34। 34 में इसमें जो है आपका बोला गया है मार्शल लॉ वगैरह की चर्चा है। मार्शल लॉ, ठीक है, यानी कहने का मतलब है सैन्य कानून। सैन्य कानून, समझ रहे हो? सैन्य कानून लागू होने पर भी मूल अधिकार क्या होते हैं? सीमित। मूल अधिकार सीमित। मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। मूल अधिकारों को कम किया। आप एक आम नागरिक की भांति इधर उधर आप नहीं घूमेंगे, ठीक है। आपने वर्दी पढ़ी, सेना में तो कानून है बिल्कुल, तो सैन्य कानून लागू होने पर क्या होता है? मूल अधिकार सीमित। सेना की वर्दी पहने, उसके बाद आप ऑफिसर से ही सब कुछ पूछ कर सकते हैं, अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। जैसे घर पर रहता आदमी तो उस तरीके नहीं, ठीक है। तो मार्शल लॉ या सैन्य कानून मूल अधिकार भी सीमित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका जो लास्ट अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 35। वो है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है समझ लीजिए। अनुच्छेद 35 में कहा गया है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि इफेक्टिव, यानी बेटा इफेक्टिव। मूल अधिकारों को दोस्त प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है, ठीक है। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है। इसको कम करना है या बढ़ाना, तो संसद कानून बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगी। समझ रहे हो बात?
मूल अधिकारों को कम करना है या बहुत शक्तिशाली बनाना है तो कौन बनाएगा इसको? संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो आपका अनुच्छेद था, मैंने एक एक करके आपको पढ़ाया। पहले मूल अधिकारों फैक्ट बताया, फिर आपको समानता का अधिकार बताया, फिर स्वतंत्रता का अधिकार बताया। ये जो तीसरा वीडियो, ये जो वीडियो है, इसमें आपको शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार बताया गया है। यहाँ से मूल अधिकार समाप्त होता है। अगला हम पढ़ेंगे भाग 4 संविधान का, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।